ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं रिसर्च इंजन। ठीक एक साल पहले रूस ने शुरू कर दी थी यूक्रेन की घेराबंदी। टाइमलाइन में जानेंगे कि आखिर किस तरह एक साल से रूस जो कोशिश कर रहा था वो कल कामयाब हो गई, जब 21 फरवरी को भारतीय समयानुसार रात 2 बजे खबर आई कि रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र लुहानस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके का हिस्सा हैं, जो 2014 में खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुके थे। हालांकि तब किसी भी देश ने इन्हें स्वतंत्र देश नहीं माना था। अब रूस ने ऐसा कर दिखाया है और रूस का यह कदम पूरी दुनिया को चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अब तक अमेरिका और नाटो के दूसरे सहयोगी बस यही आशंका जता रहे थे कि यूक्रेन पर रूस सीधा हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने एक बड़ी सेना तैनात कर रखी है। इसके उलट रूस ने रूस समर्थित यूक्रेनी हिस्सों को तोड़ लिया और अब देखें तो सीधा युद्ध लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। इन दो हिस्सों को रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके एक तरह से यूक्रेन में अपने प्रवेश का वैध रास्ता तैयार कर लिया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस की इस कार्यवाही को यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बताया। यूक्रेन की अपील पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूसी कार्यवाही पर भारत और चीन ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है। हालांकि इन दोनों देशों ने कहा कि रूस और यूक्रेन इस मामले में संयम बरतते हुए वार्ता का रास्ता अपनाएं। रूस यूक्रेन तनाव का असर इस कदर है कि आज राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी जनता के सामने टीवी पर एक भाषण दिया है। दूसरी ओर पुतिन को अमेरिकी संसद ने देश के बाहर बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। और पॉडकास्ट में अब सवाल वही कि आखिर किस तरह रूस अपने इस मकसद में कामयाब हुआ कि यूक्रेन को नाटो देशों के समूह में जाने से रोका जाए। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका जब यूएसएसआर हुआ करता था, तब पश्चिमी देशों ने अपना एक सैन्य समूह नाटो तैयार किया था और रूस लगातार ये कह रहा था कि जब रूस अब एक यूनाइटेड रशिया नहीं रह गया है तो पश्चिमी देशों का ये समूह भी अब अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। जबकि दूसरी ओर नाटो अपना प्रभुत्व रूस की सीमा से लगे यूक्रेन की तरफ बढ़ा रहा था। इस तरह से रूस के सामने एक संकट था कि कहीं यूक्रेन नाटो का सदस्य अगर बन गया तो पश्चिमी देश पूरी तरह से रूस के पड़ोस में आ जाएंगे और रूस पर कब्जा या रूस पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे ठीक एक साल पहले रूस ने रणनीतिक तरीके से यूक्रेन की घेराबंदी शुरू कर दी थी। शुरुआत होती है 21 फरवरी 2021 को, जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि यूक्रेनी सीमा के पास एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए उसने तैयारी कर ली है, जिसमें 3000 सैनिक शामिल होंगे। 30 मार्च को एक खबर आती है कि रूसी विमानों ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया कुछ समय के लिए, और इसके 10 दिन के बाद यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र डोनबास में यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने मोर्टार दागे, जिसमें 4 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा स्थानीय मीडिया ने किया। इसके बाद 16 मार्च को पश्चिमी देशों के समूह नाटो ने 12 देशों में एक साथ सैन्य अभ्यास की श्रृंखला शुरू की। रूस ने अलगाववादी क्षेत्र डोनबास में अपनी युद्ध विराम की संधि को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। यह एक तरह का संकेत था यूक्रेन के लिए कि वह इस अलगाववादी क्षेत्र में अपने हिसाब से रणनीति बनाएगा और इसके लिए वह सीज फायर नीति को खत्म कर रहा है। और इसी के साथ एक खबर और आती है अप्रैल में कि यूक्रेन सीमा पर रूस ने 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। 20 अप्रैल 2021
इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स एक सैटेलाइट तस्वीर जारी करता है जिसमें रूसी विमानों के बड़े बेड़े क्रीमिया इलाके में, जो कि यूक्रेन की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर तैनात हैं। और इस तस्वीर के आते ही पूरी दुनिया में बातें शुरू हो गई कि यूक्रेन में कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला है आने वाले दिनों में। और जब इस तरह की खबरें पश्चिमी मीडिया में लगातार छपने लगीं, तब 22 अप्रैल को रूसी सेना ने वापसी का ऐलान किया। 22 अप्रैल को रूसी सैनिकों ने कहा कि वे अपना अभ्यास वापस ले रहे हैं। हालांकि मई में अमेरिका ने कहा कि रूस ने अभी भी अपनी सभी सैन्य बटालियन वापस नहीं बुलाई हैं। 2 नवंबर 2021 को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस के 1 लाख सैनिक उसके देश की सीमा के पास तैनात हैं। ये आकलन अमेरिका के आकलन से कहीं अधिक था। अमेरिका ने उस समय 70,000 सैनिकों के तैनात होने का आकलन किया था। 1 दिसंबर 2021 रूस ने यूक्रेन के दावों के बीच अमेरिका पर आरोप लगाए कि अमेरिका काला सागर में अपनी तैनाती इसलिए बढ़ा रहा है ताकि यूक्रेन अगर डोनबास में सैन्य हमला करे तो वह यूक्रेन की मदद कर सकता है। इस नैरेटिव के साथ रूस ने अमेरिका और पश्चिमी मीडिया या पश्चिमी देशों के उस दावे के खिलाफ एक नया दावा खड़ा कर लिया, जिसमें पश्चिमी देश कह रहे थे कि रूस यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब तारीख आती है 13 नवंबर 2021 की, जब पश्चिमी मीडिया में खबरें चल रही थी कि यूक्रेन पर जल्द ही रूस सैन्य हमला कर सकता है। और इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन पहली बार एक सरकारी टीवी को साक्षात्कार देते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। फिर तारीख आती है 25 नवंबर 2021, जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर एक बार फिर से डोनबास इलाके में, जो कि रूस समर्थित सेंटिमेंट वाला इलाका है, इस इलाके में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि दोनों ने बड़े पैमाने पर यहाँ सेना तैनात कर रखी है। और 25 नवंबर को यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने रूस को एक कड़ी चेतावनी दी, कहा कि अगर हमला होता है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसके बाद 18 जनवरी 2022 यानी कि नया साल आ जाता है और जनवरी के मध्य में जो है एक अलग ही गतिविधि जानने को मिलती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 18 जनवरी को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने दूतावास के कर्मचारियों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। तब इस निकासी के कारण अज्ञात थे। 5 फरवरी 2022 काला सागर में यूक्रेन का संपर्क तोड़ने की कोशिश। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया, बल्कि पश्चिमी देशों से कहा कि रूस ने उसका संपर्क नज़दीक के आजोब सागर और काला सागर से तोड़ने की कोशिश की है और इन दोनों इलाकों में उसने अपनी सेना तैनात कर दी है, जो रूस की सामरिक नीति का हिस्सा हो सकते हैं। ये दावा किया यूक्रेन ने। इसके बाद आती है तारीख 10 फरवरी 2022, जब रूस 2 बड़ी घोषणाएं करता है और ये पूरी दुनिया को एक तरह से और ज़्यादा तनाव की स्थिति में ले आता है कि अब युद्ध बेहद नज़दीक हो सकता है। रूस ने 10 फरवरी को कहा कि वह अपने सहयोगी और पड़ोसी देश बेलारूस के साथ एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। ठीक ऐसा ही घोषणा आप याद रखें रूस ने यूक्रेन के संबंध में भी की थी। और बेलारूस में रूस जो सैन्य अभ्यास करने जा रहा था, ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। इसके साथ ही रूस ने काला सागर या ब्लैक सी में भी सैन्य अभ्यास की घोषणा की, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया। 15 फरवरी को जब तनाव चरम पर था, उस दौरान पश्चिमी मीडिया में एक तरह की खबरें आईं जिसमें कहा गया कि 15 या 16 फरवरी वह तारीख हो सकती है जब रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। 15 फरवरी तारीख गुजरी और तब तक कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद
रूस की ओर से खबरें आई कि रूसी मीडिया में पश्चिमी मीडिया की एक खिल्ली उड़ाई गई कि उन्होंने इस तरह का जो है प्रोपोगेंडा रचा है। 15 फरवरी को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात उसकी कुछ सैन्य यूनिट वह वापस बुला रहा है। भारत में और कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया कि अब जो तनाव है वो घट सकता है क्योंकि रूस अपनी सेना को वापस बुला रहा है। हालांकि ठीक इसी समय अमेरिका ने और यूक्रेन ने कहा कि वह रूस के इस दावे की सच्चाई नहीं पता लगा पा रहा है क्योंकि अभी तक जमीन पर ऐसा कुछ होता नहीं दिखा है। जिस रूस ने 15 फरवरी को कहा कि वह यूक्रेन के पास तैनात अपनी सेना वापस बुलाने जा रहा है, वही रूस की संसद 16 फरवरी को एक प्रस्ताव पास करती है जो बहुत चौंकाने वाला है। प्रस्ताव में कहा जाता है कि रूस सरकार को यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का बयान आता है कि वे ऐसी कोई कार्रवाई जल्दबाजी में नहीं करेंगे। फिर तारीख आती है 19 फरवरी 2022 की। अलगाववादियों से संघर्ष की खबरें आने लगती हैं, यानी पूर्वी यूक्रेन वह इलाका जो अलगाववादियों का इलाका है जहां पर रूसी भाषा बोली जाती है, जो प्रो रशिया राजनीति का क्षेत्र है। इस इलाके के अलगाववादी लोग इकट्ठे हो जाते हैं यूक्रेनी सेना के खिलाफ और यूक्रेन इस इलाके के नज़दीक अपनी सेना को तैनात कर देता है। यहाँ पर हिंसक झड़पें होती हैं और यूक्रेन मदद की गुहार लगाता है नेटो से और अमेरिका से और कहता है कि क्या रूस हम पर हमला कर देगा तब जाकर हमें मदद मिलेगी। फिर तारीख आती है वही 21 फरवरी 2022 जब यूक्रेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में पूरी दुनिया ने, विशेषकर पश्चिमी देशों ने नहीं सोचा था। रूस यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र लुहानस्क और दोनेस्क को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की कार्रवाई शुरू कर देती है और 22 फरवरी की शुरुआत होते होते यानी 21 फरवरी और 22 फरवरी मध्य रात्रि में आखिर रूस ये मान्यता दे देता है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक शासनादेश पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें लिखा गया है कि इन दोनों देशों में शांति बहाली के लिए रूस अपनी शांति सेना वहां भेजेगा। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि रूस अगर अपनी सेना वहां भेजता है तो भले पश्चिमी देश कहें कि रूस ने यूक्रेन में हमले के मकसद से ये सेना भेजी है, लेकिन रूस के पास ये कहने की स्थिति होगी कि इन दोनों देशों ने हमसे शांति बहाली के लिए या हमसे अपनी रक्षा के लिए सहायता मांगी थी।